इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है और उन्हें पार्टी में वापसी दे दी है। यानी पार्टी के दरवाजे आकाश आनंद के लिए एक बार फिर से खुल चुके हैं। लेकिन यहां बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि बार बार अपने भतीजे आकाश आनंद को मायावती कोई जिम्मेदारी सौंपती हैं, फिर उस जिम्मेदारी से उन्हें हटा देती हैं और इस बार जब मार्च में उन्हें पार्टी से पूरी तरह निष्कासित किया गया तो इसने तो और बड़े सवाल ये खड़े कर दिए थे कि आखिर मायावती ने ये फैसला अचानक से क्यों लिया। लेकिन अब 41 दिन बाद खबर आ रही है कि आकाश आनंद ने अपनी बुआ और पार्टी की कर्ता धर्ता मायावती से पहले माफी मांगी और उसके 3 से 4 घंटे बाद मायावती ने माफ किया आकाश आनंद को। तो इस पर और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जी मौजूद है। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अविनाश जी, जो ये चल रहा है बसपा के अंदर, जिस तरह से मायावती ने अपने भतीजे को मार्च महीने में यानी 41 दिन पहले पार्टी से निष्कासित किया था और इसके लिए लगातार जो ट्वीट आए थे या जो जानकारी मायावती और उनकी पार्टी की तरफ से दी गई थी, इसके पीछे की बड़ी वजह ये दी गई थी कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं अपने ससुर के प्रभाव में या उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, पार्टी की गोपनीयता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सब कहते हुए मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन इसके बाद अब आकाश आनंद ने एक बार फिर उनसे माफी मांग ली है और अब खबर आ रही है कि मायावती ने उनको वापस ले लिया है पार्टी के अंदर। तो ये सब कुछ क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, सबसे बड़ी बात जो है कि जो मायावती जो बोल रही हैं क्या वही सच है? जबकि ये कहा जा रहा है कि मायावती लगातार पिछले तकरीबन 6-7 साल से लगातार दबाव में बनी हुई है। ये दबाव किसका दबाव ये पड़ रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसके दबाव में मायावती काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप उनके पुराने बयान देख लीजिएगा। एक जब मायावती की सियासत शुरू हुई थी तो उनके टारगेट पर यदि सबसे ज़्यादा कोई पार्टी रहती थी तो बीजेपी रहती थी और उसके बाद वो कांग्रेस पर हमला करती थी, क्योंकि मायावती का जो मूल वोटर था वो कांग्रेस से ही उनके पास आया था और दूसरा वो वोटर बीजेपी का विरोधी था। तो इसीलिए मायावती के टारगेट पर सीधा सीधा बीजेपी होती थी। बीएसपी का मतलब जो काशीराम थे, उनके आप कोई भी बयान आप उनके भाषण देख लीजिए, उनके सीधा सीधा बयान बीजेपी के खिलाफ होते थे और उसको मायावती ने कॉपी करने की कोशिश की थी। लेकिन 2014 के बाद से, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से मायावती का एक तरीके से पूरी राजनीति ही घूम गई है। अब उनके टारगेट पर बीजेपी के विरोधी दल आ गए हैं। आप देख लीजिएगा पिछले मायावती के 6-7 साल के उनके जो बयान देख लीजिएगा, वो सीधा सीधा सबसे ज़्यादा हमले किस पर करती हैं? कांग्रेस पर करती हैं। और उसके बाद उनके जो टारगेट पर दूसरे पार्टी यदि कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि बीएसपी मूल रूप से अब समेटते हुए यूपी की पार्टी रह गई है। एक समय उसका आधार पूरे जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी राज्य हैं, उन पूरे राज्यों में था। लेकिन अब जो आधार है वो बीएसपी का यूपी में ही बचा है। लेकिन उसके बावजूद मायावती अगर आज भी बीजेपी पर हमले नहीं कर रही हैं और जिस तरीके से आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई, ये कहा गया कि आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा मुखर थे और इसीलिए उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई की गई थी और इस बार भी कार्रवाई का यही कारण था। तो ये जवाब तो मायावती को ही क्लियर करना चाहिए कि अगर आकाश आनंद को यदि वो बांध कर रखती हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से बीएसपी समेटती जा रही है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि 2 मार्च को मायावती ने पार्टी से उन्हें निष्कासित किया और उसके बाद 41 दिन बाद आकाश आनंद को अचानक से अपनी गलती का एहसास होता है। अब ये गलती का एहसास हुआ है या उन्हें समझाया गया है या क्या कुछ ये रणनीति है, यही एक सवाल बना हुआ है। तो आकाश आनंद फिर रविवार के दिन एक ट्वीट करते हैं लंबा चौड़ा। 5:56 पर उन्होंने ट्वीट किया, जिसके करीब 2.5 घंटे बाद यानी 8:23 पर मायावती ने उस ट्वीट का जवाब देते हुए आकाश आनंद को माफ कर दिया। तो अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको आकाश आनंद का वो ट्वीट पढ़कर बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ लिखा था और उसके बाद मायावती की तरफ से उस पर क्या जवाब आया। इसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि आखिर मायावती ने ये फैसला अपना क्यों पलटा, क्या मायावती किसी दबाव में है और अगर दबाव में है तो वो किसका दबाव है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम आकाश आनंद का जो बयान था उस पर हम बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा, उसमें अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, कई बार राज्यसभा व लोकसभा की सदस्य रही मायावती को मैं दिल से अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूँ। उन्होंने कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए बसपा मुखिया से माफी मांगी है और कहा, इसी ट्वीट की वजह से बहन जी ने मुझे
मुझे पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा, आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा, सिर्फ बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही मैं पालन करूंगा। पार्टी में बड़ों की भी, पुराने लोगों की भी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफी कुछ सीखूंगा। बहन जी से अपील है कि वो मेरी गलतियों को माफ करके मुझे पार्टी में कार्य करने का एक मौका दें। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी और बहन जी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठोस पहुंचे। इसके बाद मायावती ने एक्स पर जवाब दिया और लिखा कि आकाश ने एक्स पर सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व वरिष्ठ लोगों को आदर सम्मान देने के साथ अपने ससुर की बातों में ना आने की बात लिखी है। तो अब यहाँ बड़ा सवाल जो है अविनाश जी, जो सबके जहन में, वो ये कि लगातार जैसे कि आपने बताया कि पार्टी के अंदर हलचल है और मायावती ये तय नहीं कर पा रही है करना क्या है। सबसे पहले सवाल तो यही है कि वो पहले एक बीजेपी विरोधी पार्टी हुआ करती थी उनकी पार्टी, लेकिन अब ये दबाव की राजनीति एक तरह से चल रही है। उन पर ये भी आरोप लगते हैं कि वो ईडी सीबीआई के डर में बीजेपी से डरी हुई है। बीजेपी के बी टीम के भी तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। तो अब आकाश आनंद को पहले पार्टी से निकालना, उसके बाद फिर उन्हें अब वापस लेना, क्या आकाश आनंद के दबाव में भी है मायावती? नहीं, मायावती पर जो सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है वो अपने वोट बैंक को बचाने का दबाव है। क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को ही देख लीजिएगा। जब आकाश आनंद को बीएसपी से निकाला गया, उसके बाद आप देखिएगा कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन होता है और कांग्रेस के अधिवेशन में फोकस किस पर होता है? दलित और ओबीसी वर्ग पर। उसके बाद आप देखिएगा आगरा की घटना घटती है, रामजी लाल सुमन का बयान आता है कि रामजी लाल सुमन भी दलित नेता हैं और जब वो बयान देते हैं राणा सांगा को लेकर संसद में, और अपने बयान पर वो अड़े भी रहते हैं। और जिस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है, उसके बाद से मायावती को भी दिखाई दे रहा है कि जो दलित राजनीति है वो अब उनके हाथ से फिसलती हुई जा रही है। और इस समय यदि कोई युवा नेता ही मायावती का जो वोट बैंक है उसको रोक सकता है, और पार्टी के अंदर वो क्षमता सिर्फ उनको आकाश आनंद के अंदर ही दिखाई दे रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब आकाश आनंद को उन्होंने पहली बार अपना उत्तराधिकारी बनाया था और उसके बाद जो आकाश आनंद के जो बयान होते थे, आकाश आनंद सीधा सीधा काशीराम को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से आक्रामक बयान काशीराम बीजेपी को लेकर देते थे, उसी तरीके के बयान आकाश आनंद के भी होते थे। उनको उत्तराधिकारी बनाने के बाद स्टार प्रचारक भी बनाया गया लोकसभा चुनाव में 2024 में, और उसके बाद जो उनकी पहली रैली लोकसभा चुनाव में हुई, उनकी जो पहली रैली थी वो बिजनौर में हुई थी, और बिजनौर की रैली में ही उन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर हमला कर दिया था। और उनके जो बुलडोजर एक्शन को लेकर उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया था कि भाई आप जो भी जो सरकार की योजना का ढिढोरा पीटते हैं वो तो सरकार के खर्चे से है, आपने जनता के लिए क्या किया? आप तो बुलडोजर लेकर चले आए हैं। आपको जनता ने जो वोट दिया था वो जोड़ने के लिए दिया था, तोड़ने के लिए नहीं दिया था। इसके बाद उनका जो अगला जो रैली हुई उसके बाद संत कबीर नगर में, उस रैली में भी उन्होंने बीजेपी पर ही हमला किया था। और इसका नतीजा ये हुआ था कि उन्हें उस वक्त भी उनसे पद छीन लिया गया था। हाँ। मई में जब लोकसभा चुनाव के दौरान उनको उस पद से हटा दिया गया था जो उन्हें उत्तराधिकारी का पद दिया गया था, और स्टार प्रचारक जो भी चीज़ें उनको उस वक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कहा गया था कि आकाश आनंद का जो बयान था जो उन्होंने सीतापुर में दिया था, सीतापुर में उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी पार्टी बता दिया था, और ये कहा था कि बीजेपी के नेता अगर वोट मांगने के लिए आए तो आप लोग अपने जूते खोलकर रख लीजिएगा, तैयार रख लीजिएगा, क्योंकि इनका स्वागत अब जूतों से किया जाना है। वो सीधा सीधा जो भाषा काशीराम की होती थी वही भाषा आकाश आनंद की दिखाई दे रही थी, और बीजेपी को सीधा सीधा इस बात को लेकर खतरा दिखाई दे रहा था कि आकाश आनंद का जो जिस तरीके के बयान थे, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस को भी देख लीजिए, राहुल गांधी भी दलितों की बात कर रहे थे, और बीजेपी को यह दिखाई दे रहा था कि जो वोट 2019 में उसको मिला था, आप देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी का बीएसपी का गठबंधन था, तो उस गठबंधन में भी समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट नहीं मिल पाया था, और दलितों का बहुत सारा वोट जो था वो बीजेपी को मिला था, और इसीलिए वो गठबंधन उस समय कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का 2024 में, तो दलितों ने ज़बरदस्त वोटिंग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए की। यानी दलितों की जो नाराज़गी थी वो सीधा सीधा बीजेपी को लेकर थी,
और जैसे ही उनको दिखाई दिया कि भाई बीएसपी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इवन ये कहा जा रहा था कि मायावती बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और उसका ही असर हुआ कि 2024 में दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा महागठबंधन की तरफ चला गया था। और उसके बाद ही, क्योंकि मायावती ने जो कार्रवाई आकाश आनंद पर की, उसका भी एक असर पड़ा था कि भाई जो व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रही हैं। तो इस चक्कर में जो बीएसपी का वोट, जो मूल वोट बैंक था, उसमें भी सेंध लग गई थी। और मायावती को इस बात का जल्दी एहसास भी हो गया था कि लोकसभा चुनाव के बीच में उन्होंने आकाश आनंद से सारे अधिकार छीन लिए थे, लेकिन बाद में ही कुछ महीने बाद आकाश आनंद को उन्होंने दोबारा से अपना पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन इसके बाद जब 40 दिन पहले की बात है, जब आकाश आनंद से सारे अधिकार फिर से छीन लिए गए और ये कहा गया कि वो अपने ससुर के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी माना गया कि इस बार भी जो आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई सीधा बीजेपी के दबाव में ही की गई थी, क्योंकि आकाश आनंद युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ये कहा जा रहा है कि युवाओं में वो मायावती से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं बीएसपी के वोटरों में। और बीएसपी में ये कहा जाता है कि जो भी शख्स मायावती से ज़्यादा लोकप्रिय होने की कोशिश करता है उसको तुरंत ही किनारे लगा दिया जाता है। तो आकाश आनंद से एक खतरा तो मायावती को भी था, और दूसरा सबसे बड़ा खतरा बीजेपी को था, क्योंकि जिस तरीके से वो सीधा बीजेपी पर हमला कर रहे हैं उससे बीजेपी भी घबराई हुई है। मायावती को तो जिस तरीके से हम आप शुरुआत में ही बताया कि मायावती के आप पिछले 5-6 महीने के बयान उठाकर देख लीजिएगा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी हमला नहीं किया है, और बोला भी है तो मजबूरी में उनके बयान आए हैं। लेकिन बीजेपी पर हमला करने के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को जरूर लपेटा उस मामले को लेकर। ऐसे में अब आकाश आनंद मायावती की मजबूरी हो गई है। नहीं तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का वार हुआ है, और जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का मामला हुआ है, और जिस तरीके की कांग्रेस ने दलितों पर अपनी सियासत का फोकस बढ़ाया है, उससे यह साफ हो गया है कि मायावती अभी नहीं संभल पाई तो वो यूपी की सियासत से पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मायावती ने अपने ट्वीट में एक बात और साफ कर दी है कि अभी उन्हें किसी भी उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है, यानी जब तक वो स्वस्थ हैं वो पार्टी चला सकती हैं और पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं, किसी को भी अभी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। यानी साफ है कि आकाश आनंद को उन्होंने माफ भले ही कर दिया है, पार्टी में वापसी के लिए उनके रास्ते भी खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें अभी कोई जगह नहीं दी जाएगी। और इसकी भी एक बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है, जैसे कि अविनाश जी आपने बताया, कि क्योंकि मायावती को खुद की लोकप्रियता खतरे में दिखाई दे रही है और बीजेपी के दबाव में तो वो हैं ही, क्योंकि आकाश आनंद जिस राजनीति के तहत, जिस रणनीति के तहत, जिस विचारधारा के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं या फिर जिस तरह से वो बयान देते हैं, वो बीजेपी और मायावती के बीच जो डील के आरोप लगते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होती है। तो इस पर और आगे क्या अपडेट होगा उसके लिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जानकारी। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत, और बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी।